समय की बात है। हरिपुर गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव का रमेश नाम का एक लड़का था। रमेश एक बहुत सीधा लड़का था। गांव वाले अक्सर रमेश के सीधे होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे। रमेश सबकी मदद किया करता था। सबकी मदद करने तथा सीधे होने की वजह से लोग अक्सर रमेश का फायदा उठाया करते थे और रमेश से अपना खूब काम करवाते थे। माधव अपने बेटे के सीधे होने की वजह से बहुत दुखी रहता था। माधव अक्सर सोचता कि उसके बाद रमेश का क्या होगा। वह इतना सीधा है कि इस दुनिया में हर कोई उसका फायदा उठाएगा और इस कारण वह कैसे अपना जीवन जी पाएगा। रमेश एक मेहनती लड़का था। वह पूरा दिन अपने खेतों में काम किया करता था। जब भी उसको समय मिलता वह और लोगों की भी मदद किया करता, पर लोग उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते थे। माधव ने कई बार रमेश को समझाया कि वह केवल अपने ही काम पर ध्यान दे। इस पर रमेश माधव को बोलता कि पिताजी, मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। जब भी लोग मुझसे मदद मांगते हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और जी जान से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। माधव समझ जाता है कि वह रमेश को नहीं बदल सकता, बस वह अब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। उसी गांव में खड़क सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। खड़क सिंह एक बहुत क्रूर जमींदार था। उसका काम लोगों की जमीन हथियाना था। अब उसकी नजर माधव की जमीन पर भी थी। वह कई बार माधव को धमकी दे चुका था कि चुपचाप सारी जमीन उसके नाम पर कर दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आखिरकार थक हार कर माधव खड़क सिंह को जमीन देने के लिए तैयार हो जाता है। वह करता भी क्या, क्योंकि दिन पर दिन खड़क सिंह की धमकी बढ़ती ही जा रही थी। इस पर रमेश अपने पिता को बोलता है कि पिताजी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अगर जमीन ही नहीं होगी तो हम कहाँ खेती करेंगे और हमारा गुजर बसर कैसे होगा? इस पर माधव बोलता है कि बेटा खड़क सिंह बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता वह तुमको कुछ नुकसान पहुँचाए। आखिरकार तुम्हारे बगैर में जमीन का क्या करूँगा? 2 दिन बाद खड़क सिंह आएगा और मैं सारी जमीन उसके नाम कर दूंगा। इस बात पर मुझको कोई बहस नहीं करनी। अगले दिन जब रमेश खेत की तरफ जा रहा होता है, तभी गांव के एक व्यक्ति ने रमेश से जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ी लाने के लिए बोला। रमेश अपने स्वभाव के कारण उस व्यक्ति को मना नहीं कर सका और वह लकड़ियां लेने जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल पहुंचकर वह लकड़ियां काटने लगता है। कुछ देर में वह लकड़ी काट लेता है और उनको इकट्ठा करने लगता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। रमेश उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। फिर वह देखता है कि एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन है। रमेश को साधु की तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं लगता, तो वह साधु के पास बैठ जाता है तथा साधु की तपस्या खत्म होने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय बाद साधु अपनी तपस्या पूर्ण कर अपनी आंखें खोलते हैं और सामने रमेश को पाते हैं। वह रमेश से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर रमेश बोलता है कि साधु महाराज, मैं एक किसान हूँ तथा यहाँ लकड़ी काटने आया था। उसके बाद मुझे आपकी आवाज सुनाई दी तो मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो आप तपस्या में लीन थे, तो आपकी तपस्या में बाधा डालना मुझे उचित नहीं लगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठकर आपकी तपस्या पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह सुनकर साधु बहुत खुश होते हैं
और बोलते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मुझको कुछ और अपने बारे में बताओ। इस पर रमेश अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बताता है और यह भी बताता है कि कैसे जमींदार उनकी जमीन हड़पने वाला है। यह सब सुनकर साधु को बहुत दुख होता है। साधु रमेश से बोलता है कि बेटा, तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक ऐसी शक्ति देता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति तुमको परेशान करेगा तो तुम अपनी यह शक्ति का इस्तेमाल कर उसको अच्छा सबक सिखा सकते हो। यह सब कुछ देख और सुन रमेश बहुत खुश होता है तथा साधु का धन्यवाद कर गांव की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर रमेश सारी घटना अपने पिता माधव को सुनाता है तथा बोलता है कि पिताजी, अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जमींदार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन जमींदार किसान के घर आ जाता है और माधव से बोलता है कि जल्दी से अपनी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दो, वरना तुम जानते ही हो मुझे कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इस पर रमेश जमींदार से बोलता है कि जमींदार साहब, हमने आपको कितनी बार बोला है, हमको अपनी जमीन नहीं बेचना। मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूँ। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर जमींदार हंसने लगता है और बोलता है कि तेरी यह हिम्मत मुझको धमकी देता है। जाओ मेरे पहलवानों, इसको सबक सिखाओ। जैसे ही जमींदार के पहलवान रमेश की तरफ बढ़ते हैं, तभी रमेश अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है तथा अगले ही पल जमींदार तथा जमींदार के पहलवान दर्द में तड़पने लगते हैं। उनको समझ नहीं आता कि एकाएक उनके शरीर में इतना दर्द कहां से उठ गया। जमींदार समझ जाता है कि यह सब कुछ रमेश का किया हुआ है। जमींदार डर जाता है। वह रमेश से माफी मांगने लगता है कि हमको माफ कर दो, हमको तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए, बस दर्द से निजात दिला दो। इस पर रमेश ताली बजाकर अपनी शक्ति के प्रभाव को जमींदार तथा जमींदारों के पहलवान पर से खत्म कर देता है और उसके बाद जमींदार वहां से भाग जाता है। उस दिन के बाद से किसी ने भी रमेश को परेशान करने की हिम्मत नहीं की।